हेलो दोस्तों, तो लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी सीरीज। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमारी फीमेल लीड फंजिंग और मेल लीड जिहान को दिखाया जाता है, जो कि आज मीडिया के सामने अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हमने अपनी कंपनी के सीक्रेट्स को लीक किया अपने बेनिफिट्स के लिए। हम जानते हैं कि हमने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया, इसलिए हम इस कंपनी को उसके असल हकदार के हवाले कर देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फंजिंग की स्टेप सिस्टर चेंचन ने उसकी बेटी याना को पकड़ रखा था। असल में वो जिहान के नेफ्यू सुफेंग के साथ मिलकर ये सारा गेम खेल रही थी ताकि सारी प्रॉपर्टी वो दोनों मिलकर हड़प कर सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुफेंग फंजिंग को एक रूम में लेकर आता है, जहाँ वो इसे रोते हुए कह रही थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने और तुमने मुझे धोखा दिया। जबकि सुफेंग एक इवल स्माइल के साथ उसे कह रहा था कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जिहान के कंप्यूटर को हैक करने में मेरी मदद की, लेकिन अब तुम मेरे किसी भी काम की नहीं रही। दूसरी तरफ से चेंचन इसकी बेटी याना को ले आई, जो कि अपनी मॉम के पास आना चाह रही थी, लेकिन चेंचन ने उसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा दिया। ये सब कुछ फंजिंग के लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल था। चेंचन भी उसे बालों से पकड़ते हुए कहने लगी कि हम तो शुरू से लेकर अब तक तुम्हें सिर्फ यूज ही कर रहे थे, तुम कितनी बेवकूफ हो। तब तक दूसरी तरफ से जिहान पहुंच आया इन दोनों को बचाने के लिए। सुफेंग को एक लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर अपनी वाइफ को उठाने लगा। इधर अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुफेंग को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। लेकिन फंजिंग को चेंचन से बचाने के चक्कर में जिहान भी मारा गया। वो दोनों ही बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। जबकि सुफेंग याना को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा अपने बेनिफिट्स के लिए और इन दोनों से कहता है कि आज के बाद तुम दोनों की कहानी खत्म हुई। फिर तेल छिड़क कर आग लगाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ फंजिंग को होश आया और वो जिहान का नाम चिल्लाते हुए जाग जाती है। जिहान उसके पास ही बैठा हुआ था। फंजिंग तो उसे सही सलामत देखकर खुश हो जाती है, जबकि जिहान ने उसे डाइवोर्स पेपर्स पकड़ाए कि ये लो मैंने इस पर साइन कर दिया है। वो बोली कि नहीं, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, प्लीज तुम मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो। इसी दौरान जब उसने डाइवोर्स पेपर पर डेट देखी तो वो आज से 4 साल पहले की थी। यहाँ उसे रियलाइज हुआ कि मैं पास्ट में आ गई हूँ और मुझे एक और मौका मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का। खुशी के मारे उसने ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर दिया। इधर जिहान गुस्सा होते हुए कहने लगा कि ये क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हो, पहले तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था, अब तुमने पेपर्स को फेंक क्यों दिया है। फंजिंग को तो उसका गुस्सा भी बुरा नहीं लगा। वो उठकर उसे किस कर देती है, जबकि जिहान खुद को दूर करते हुए कहने लगा कि आप कौन से नए खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। फंजिंग बोली कि इस बार मैं सिंसियर हूँ, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ फंजिंग अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुफेंग को याद करके रो रही थी, ये कहते हुए कि सुफेंग मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, प्लीज अपने अंकल से कहो कि वो मुझे डाइवोर्स दे दे। जबकि जिहान उसे डाइवोर्स इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि इस वक्त उन दोनों की बेटी याना भी थी। चाहे फंजिंग को उसकी इतनी परवाह नहीं, लेकिन जिहान तो उसकी बहुत केयर करता था। प्रेजेंट में जिहान गुस्से में वहाँ से जाने लगा। फंजिंग भी उसके पीछे पीछे आने लगती है, कहने लगी कि तुम्हारे कहने पर मैंने इन डाइवोर्स पेपर्स को साइन कर दिया है। अब मैं इस सिटी की रिच और सिंगल लड़की हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी, पार्टीज में जाऊंगी, रोज रोज अपने बॉयफ्रेंड्स बदलूंगी। ये सब कुछ कहकर वो जिहान को चिढ़ा रही थी, जबकि जिहान फौरन उसके हाथ से वो डाइवोर्स पेपर लेकर पाड़ देता है। कहने लगा कि ऐसा सोचना भी मत, मैं बता रहा हूँ कि मेरी बॉटम लाइन को चैलेंज मत करो। फंजिंग तो यही चाहती थी। स्माइल करते हुए कहने लगी कि मैंने कब चैलेंज किया, मैं तो वही कर रही थी जो तुमने मुझे करने को कहा। जिहान तो गुस्से में वहाँ से चला गया। इधर याना भी नींद से जाग आई थी। मॉम से पूछने लगी कि क्या हुआ मॉम, क्या आपके और डैड की दोबारा से लड़ाई हुई है। जिस पर फंजिंग कहने लगी कि बेटा तुम फिक्र नहीं करो, इस बार तो ये लड़ाई तुम्हारी मॉम ही जीतेगी और हम तीनों मिलकर हमेशा साथ में रहेंगे। नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया गया, जहाँ फंजिंग याना को चोरी छुपे क्राई फिश खिला रही होती है, इससे पहले कि उसके डैड आ जाए, वरना तो वो मना करेंगे। लेकिन ये चोरी छुपे का खाना सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही चल सका, क्योंकि दूसरी तरफ से जिहान पहुंच आया था, जिसने इन दोनों को पकड़ लिया। फंजिंग बोली कि हस्बैंड क्या तुम भी क्राई फिश खाओगे, जबकि वो तो गुस्से में इसे घूरता रहा। इधर अपनी बेटी से कहने लगा कि बेटा बाबा ने तुम्हें मना किया था ना कि बच्चों को स्पाइसी और ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। चलो अब मैं आपके हाथ धुला देता हूँ और मिस फंजिंग तुम तो जरा मेरी स्टडी रूम में आओ ना, तुमसे मैं वहाँ मिलता हूँ। जो कहने के बाद वो याना का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ सर्वेंट ने आकर बताया कि मैडम आपसे कोई गेस्ट मिलने के लिए आया है। फंजिंग भी सोच रही थी कि इस वक्त कौन हो सकता है, लेकिन जब उसने देखा
तो वो कोई और नहीं बल्कि सुफेंग था। इधर जिहान याना के हाथ धुलवा रहा था और फिर उसे समझाने लगा कि बेटा, बाबा ने आपको कितनी बार कहा है कि आपको हर किसी की बात नहीं माननी चाहिए। जिस पर याना बोली, लेकिन डैड वो तो मेरी मॉम है। अब जिहान उसे कैसे समझाए कि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। उसे समझाने लगा कि बेटा, प्यार तो हम बहुत से लोगों से करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हर किसी की बात भी माने। याना एक होशियार बच्ची थी, जल्दी से डैडी को हक करते हुए कहने लगी कि मैं समझ सकती हूँ, आपको भी गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि जल्दी ही आपके और मॉम के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी दौरान जिहान ने फंजिंग की आवाज सुनी जो कि इसका नाम चिल्ला रही थी, और जब उसने आकर देखा तो वो यहाँ सुफेंग के हाथों में थी। वो उसे यहाँ से ले जाना चाह रहा था। सर्वेंट तो ले जाने नहीं देता, लेकिन जिहान बोला कि जाने दो इसे, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि अब वैसे भी हम दोनों की डाइवोर्स होने वाली है और शादी से पहले वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। सुफेंग तो उसे वहाँ से ले जाता है। इधर सर्वेंट ने बताया कि बॉस, आपको उन्हें ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि यंग मास्टर को मैडम ने नहीं बुलाया बल्कि वो खुद ही मिलने के लिए आया था। मैडम तो उसे यहाँ से निकालना चाह रही थी, लेकिन फिर अचानक से उनको स्टमक एक हुआ, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। जिहान को भी रियलाइज हुआ कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। दूसरी तरफ फंजिंग को वो सभी सपने आ रहे थे जो उसने बुरा ख्वाब देखा था। इसी के साथ वो होश में आ जाती है और सुफेंग को अपने करीब देखकर उसे खुद से दूर होने के लिए कहा। तब तक यहाँ पर जिहान भी पहुँच आया था। उसे देखकर फंजिंग बोली कि देखो, तुम्हारा नेफ्यू मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और तुम खड़े देख रहे हो। जबकि सुफेंग कहने लगा कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसका ख्याल रख रहा था, जबकि ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इधर जिहान कुछ ज्यादा शौक नहीं हुआ और कहने लगा कि तुम दोनों एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि पहले तो वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, तो अब क्या हो गया। वो दोनों एक साथ बोले कि हम एक्टिंग नहीं कर रहे। फंजिंग सुफेंग को बातें सुनाने लगी कि मेरी पिछली लाइफ में तो मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी जो मैंने तुम पर एतबार किया, जबकि तुम एक चीटर हो, सिर्फ यूज किया तुमने मेरा। जाओ यहाँ से, खड़े क्या हो, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो अपने हाथ से कनोला उतार देती है, लेकिन जिहान ने फौरन उसे रोक दिया कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। फंजिंग भी उसे अपने और करीब लाने के लिए स्टमक एक का बहाना कर देती है, उसे ये कहते हुए कि प्लीज हस्बैंड, मुझे यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद जिहान भी उसे उठाते हुए वहाँ से ले जाने लगा। इसके बाद गाड़ी में बैठे हुए फंजिंग उससे रोमांटिक होने की कोशिश कर रही थी, जबकि जिहान कहने लगा कि ये एक्टिंग करना बंद भी कर दो, वैसे भी सुफेंग यहाँ पर नहीं है। ये बोली कि उस चीटर का तो मेरे सामने नाम भी मत लो, उसका तो नाम सुनकर भी मुझे उल्टी आने लगती है, और वैसे भी मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम और याना हो। भला जिहान उसकी बातों का यकीन क्यों करता। फंजिंग ने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा था सुफेंग तुम्हारी कंपनी के सीक्रेट्स को चुराना चाहता है और उसने तुम्हें भी मार दिया था। जिहान अभी भी उसकी बातों का यकीन क्यों करता। वो कहने लगा कि ये सब कुछ तो तुम भी चाहती हो ना। फंजिंग बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है, चाहे मैं तुमसे कितनी भी नफरत करती, पर तुम्हारी वाइफ हूँ, ऐसा तो कभी भी ना चाहती कि तुम मर जाओ, और वैसे भी वो सब पुरानी बातें थी। अब तो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो कहकर वो उसे किस भी करने लगी। इधर सर्वेंट को उन दोनों पर हंसी आ रही होती है। इन दोनों को जाते हुए सुफेंग ने भी देख लिया था और चेंचन को कॉल करके बताने लगा कि पता नहीं क्यों आज ये दोनों कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। उधर चेंचन फंजिंग की चीजों को देखकर खुश हो रही थी, ये कहते हुए कि जल्दी ही ये जिहान की लाइफ से चली जाएगी तो फिर ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। जो सारी बातें इधर फंजिंग ने भी सुन ली। उसे देखकर चेंचन ने फौरन से यू टर्न ले लिया कि सिस्टर, मैंने सुना तुम हॉस्पिटलाइज हुई थी, तुम ठीक तो हो ना, और वो जिहान तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए माना या नहीं। उसे गुस्सा दिलाने के लिए फंजिंग बोली कि नहीं, वो कह रहा था कि तुम हमेशा से मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। इस बात से चेंचन भी भड़क पड़ी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। पहले तो जानबूझकर उसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की, उसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हुई और अब वो तुम्हें डाइवोर्स भी नहीं दे रहा। फंजिंग ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन बहाना लगाते हुए कहने लगी कि मुझे उस सब की याद मत दिलाओ, वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसके बाद चेंचन बोली कि सिस्टर, सुफेंग कंपनी के सीक्रेट्स के बारे में पूछ रहा था, क्या तुमने अभी तक जिहान का कंप्यूटर हैक नहीं किया। जो सुनकर उसे याद आ जाता है कि मेरे ख्वाब में सुफेंग के साथ ये भी तो मिली हुई थी, जो मुझे कह रही थी कि हम तो बस तुम्हारा यूज कर रहे थे। लेकिन उसे कहने लगी कि उस बारे में तो मैं भूल ही गई थी, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी ही उसके कंप्यूटर से सारे सीक्रेट्स निकाल कर दे देती हूँ। फिर वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। जिहान के कंप्यूटर में यूएसबी लगाकर सारे सीक्रेट्स यूएसबी में कॉपी कर दिए, जो चेंचन को देते हुए कहती है कि सुफेंग से कह देना जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी वो सारी इसमें अवेलेबल है। यूएसबी लेकर चेंचन भी खुश हो गई, कहने लगी कि सिस्टर, तुम्हारा ये रेड वाला पेंडेंट मैंने ले लिया है, वैसे भी ये तुम्हें जिहान ने दिया था और तुम इसे कभी भी यूज नहीं करती थी, और वैसे भी मुझ पर काफी
भी सूट कर रहा है, जो कहकर वो जाने लगी। इधर फंजिंग ने तो उसके गले से ही नोच लिया, ये कहकर कि जब याना पैदा हुई थी ये तब मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, ये हम तीनों के साथ होने की निशानी है जो मैं कभी भी तुम्हें नहीं दे सकती। अब ये तो चेन चेन के प्लान के अगेंस्ट हो रहा था। कहने लगी कि सिस्टर कहीं तुम जिहान की बातों में तो नहीं आ गई हो, देखो प्लीज उसकी बातों में मत आना, सुफेंग अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा है। दूसरी तरफ याना ने उसे वाटर गन से शूट करना स्टार्ट कर दिया कि यू बैड आंटी, आप मेरे मॉम डैड को अलग करना चाहती हो, फौरन हमारे घर से बाहर चली जाओ। चेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो याना को मारने के लिए अभी आगे बढ़ने ही वाली थी कि फंजिंग ने उसे नीचे गिरा दिया, ये कहते हुए कि खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। चेन को समझ नहीं आती कि फंजिंग अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। वो कहती है कि देखो तुम जो कुछ भी कर रही हो बाद में तुम डिसअपॉइंट होगी, तुम ठीक नहीं कर रही। खैर उसे तो माँ बेटी दोनों ने भगा दिया, लेकिन इधर चुपके से जिहान भी ये सब कुछ देख और सुन रहा था। उसे भी समझ नहीं आती कि अचानक से फंजिंग इतनी कैसे बदल गई। काफी देर तक वो स्टडी रूम में बैठकर इस बारे में सोचता रहा कि क्या फंजिंग मेरे साथ कोई नया खेल खेलना चाह रही है। दूसरी तरफ याना भी कहती है कि मॉम अब आप कितनी अच्छी हो गई है ना, जिस पर फंजिंग कहने लगी कि बेटा मैं पास्ट में बैड मॉम जरूर थी, लेकिन अब वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारे पास रहूंगी। याना भी खुश हो जाती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में याना डैड के लिए कॉफी लेकर आती है, ये कहकर के डैड आपको मिडनाइट स्नैक्स पसंद है ना, इसलिए मॉम ने आपके लिए ये कॉफी बनाई है। जो लेते हुए वो बोला कि मुझे क्यों लग रहा है कि ये कॉफी तुम्हारी मॉम ने नहीं बल्कि तुमने मैड से कहकर बनवाई है। देखो याना, अगर आपकी मॉम इस घर में नहीं रहना चाहती तो हम उनके बगैर भी तो रह सकते हैं। जिस पर याना बोली कि नहीं, मैं अपनी मॉम से प्यार करती हूँ और मैं उनके बगैर नहीं रहना चाहती। जो सुनकर जिहान दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, पर शायद तुम्हारी मॉम को हमेशा के लिए तुम्हारे पास रोक कर ना रख सकूं। इसके बाद याना अपनी मॉम के पास फ्लावर्स का बुके लेकर आती है। इस बार भी उसने यही कहा कि मॉम, ये आपके लिए डैड ने भिजवाया है। लेते वक्त उसे भी इस बात का शक हो जाता है कि जिहान इतना भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, अभी तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और अब वो मुझे बुकी भेजने लगा है। याना तो भागते हुए वहाँ से चली गई, जबकि फेंसिंग कह रही थी कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से तुम मेरे बगैर रहोगी भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी आदत डलवा दूंगी। नेक्स्ट सीन में वो फ्लावर लेकर जिहान के रूम में आती है, जबकि उसे तो लगा कि शायद याना है। कहने लगा कि बेटा तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, लेकिन जब उसने आंखें उठाकर देखा तो वो फंजिंग थी, जो कि इसके करीब आते हुए कहने लगी कि तुमने हमारी बेटी को ये फ्लावर्स पकड़ा दिए थे, अगर उसके हाथों पर कांटा चुभ जाता तो। जिहान बोला कि फ्लावर्स, मैंने तो उसे कोई फ्लावर्स नहीं पकड़ाए। इस बात का अंदाजा तो फंजिंग को भी था, लेकिन वो कहने लगी कि फिर याना ने ये क्यों कहा कि ये फ्लावर्स उसके डैड ने दिए हैं और वो भी उसकी मॉम के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि याना का फादर तुम्हारे अलावा कोई और है। इस बात पर जिहान गुस्सा हो जाता है और उसे खुद के ऊपर से हटाते हुए वहाँ से चला गया। इधर फंजिंग को भी गुस्सा आ जाता है, उसे रोकते हुए कहने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर जिहान कहने लगा कि मैंने क्या किया है, जो भी किया तुमने ही तो किया। हाँ माना कि मुझसे गलती हुई थी तुम्हारे साथ सोकर, लेकिन उस वक्त मैं होश में नहीं था और फिर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उठाई तुमसे शादी करके। उसके बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया। फंजिंग बोली कि मैं जानती हूँ मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते। इस पर कोई भी जवाब दिए बगैर जिहान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बात लेते वक्त भी वो फंजिंग के बारे में ही सोच रहा था और साथ में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जब ड्रंक होकर उन दोनों ने साथ में रात गुजारी थी। जिहान को तो वो अच्छी लगी, लेकिन जब फंजिंग को होश आया तो उसने ये सब कुछ देखकर जिहान को थप्पड़ मार दिया, ये कहते हुए कि यू बास्टर्ड, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। इसके बाद जब उन दोनों की शादी हो जाती है तब भी फंजिंग यही कह रही थी कि मैं सिर्फ सुफेंग से प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। प्रेजेंट में फंजिंग खड़ी उसे बात लेते हुए देख रही थी, कहने लगी कि वाओ तुम्हारे मसल्स कितने अट्रैक्टिव है। जिहान ने तो उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, पर वो बोली कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, जो हुआ सो हो गया, लेकिन बाकी की सारी लाइफ में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिहान ने भी उसे हाथ के इशारे से अंदर आने के लिए कहा, वो भी फौरन से खुश होकर अंदर आ गई। उसे लग रहा था कि जिहान उसके साथ रोमांटिक होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जिहान उस पर शावर पकड़कर उसे गीला कर देता है और फिर वहाँ से निकाल दिया। बेचारी फंजिंग तो गुस्से में उसे डोर ओपन करने के लिए कह रही थी, लेकिन अब उसके पास कोई भी चांस नहीं था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ फंजिंग ने आज पहली बार अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था।
देखा वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिहान को तो देखकर यकीन ही नहीं होता। याना बोली कि डैड आप उठ गए हो। फंजिंग जल्दी से जाकर उसे चेयर पर बिठा देती है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया है। वो बोला कि फंजिंग सच सच बताओ इस बार तुम कौन सा खेल खेल रही हो। ये बोली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। दूसरी तरफ से सर्वेंट सूप ले आया कि ये मैडम ने स्पेशली आपके लिए बनाया है। याना पूछने लगी कि मॉम इसे मैं भी पी सकती हूँ या फिर ये स्पेशली आपने डैड के लिए कोई मेडिसिन प्रिपेयर की है, जिस पर मॉम हंस पड़ी। वो कहने लगी कि ये मैंने तुम्हारे डैड के लिए मेडिसिन प्रिपेयर की है। डैड मॉम को पसंद नहीं करते ना ये मेडिसिन, इसलिए है। याना बोली कि डैड अब तो आपको ये मेडिसिन पीनी पड़ेगी ताकि आप मॉम को पसंद करने लग जाओ, और अगर आप नहीं पियोगे तो फिर मैं रोने लग जाऊंगी। अब जिहान अपनी बेटी को थोड़ी ना रुला सकता था, इसलिए वो भी फौरन से वो सूप पी जाता है। नेक्स्ट सीन में जिहान फंजिंग के साथ रोमांटिक हो रहा होता है क्योंकि शायद उस पर उस मेडिसिन का असर हो गया था, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में ये फंजिंग का ख्वाब था। जिहान उसे होश में लाते हुए कहने लगा कि नींद में भी तुम पागलों की तरह क्यों हंस रही हो। फंजिंग ने भी जब देखा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ तो उसे पूछने लगी कि उस मेडिसिन का तुम पर कोई भी असर नहीं हुआ। देखो अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो हम डॉक्टर को चेक करवा लेंगे। इस पर जिहान को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर आते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें दोबारा से वार्न कर रहा हूँ, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। दूसरी तरफ फंजिंग के फोन पर कॉल आ रही थी, जो देखकर जिहान वहाँ से चला गया। फंजिंग ने जब देखा तो वो सूफेंग की कॉल थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है कि जब तक इस कमबैक को मैं अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगी ना, तब तक मैं और जिहान साथ में कभी भी खुश नहीं रह सकते। नेक्स्ट सीन में वो ड्रेसअप होकर सूफेंग से मिलने के लिए आई थी। यहाँ सूफेंग भी उसे देखते साथ ही पूछने लगा कि तुम मेरी कॉल्स अटेंड क्यों नहीं कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिहान तुम्हें बुली कर रहा था। ये बोली कि नहीं, जिहान तो मेरे साथ बहुत काइंड है। और ये बात सूफेंग से कुछ हजम नहीं हो रही थी। वो कहता है कि तुम्हें अभी तक उसका पता नहीं, वो बहुत चालाक इंसान है। इवन के जो तुमने मुझे यूएसबी ड्राइव सेंड की थी उसमें भी सारे वायरस थे। अब तुम्हें पता चला कि वो कितना चालाक इंसान है। असल में तो ये काम फंजिंग का होता है, उसने ही यूएसबी ड्राइव में वायरस डाल दिए थे। लेकिन वो कहने लगी कि यकीनन चेंचन ने तुम्हें कोई और यूएसबी ड्राइव दी होगी। मैंने तो उसे जो यूएसबी ड्राइव दी थी वो तो बिल्कुल ठीक थी और उसमें सारे फाइल्स भी पड़े हुए थे। सूफेंग कहने लगा कि चेंचन नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। फंजिंग इस बात से गुस्सा हो गई कि अच्छा तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं, लेकिन उस पर तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा है। गुस्से में उठकर वहाँ से जाने वाली थी कि अचानक से सूफेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। असल में चेंचन ने उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दी थी क्योंकि वो जिहान का शक यकीन में बदलना चाहती थी और इसके बाद वो आसानी से उससे शादी कर लेती। लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही जिहान वहाँ पर पहुँच आया, जो सूफेंग को उससे दूर पटक देता है और फंजिंग से कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ गया हूँ। इसके बाद जाते हुए फंजिंग कहने लगी कि मैं तुम्हें इसका असल चेहरा दिखाना चाहती थी। अब तुमने देखा कि ये कितना स्कम बैग है, तो भला मैं इसे पसंद कैसे कर सकती हूँ। जबकि जिहान बोला कि तुम्हें कुछ अंदाजा भी है अगर मैं 1 मिनट लेट हो जाता तो क्या हो सकता था। फंजिंग बोली कि मैं जानती हूँ तुम लेट नहीं होते क्योंकि तुम मेरी फिक्र करते हो। ये कहने के बाद वो जिहान के चीक पर उसे किस करती है। आगे से जिहान का रिएक्शन भी रोमांटिक था क्योंकि आखिर वो कब तक होल्ड करता। यहाँ से इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ बेटर होने लगा था। जबकि दूसरी तरफ सूफेंग ने चेंचन को घेर लिया। वो उसे पूछता है कि बताओ मुझे, जो यूएसबी ड्राइव तुमने मुझे दी थी क्या वही तुम्हें फंजिंग ने दी? क्योंकि फंजिंग मुझसे प्यार करती है तो वो मुझे धोखा कभी भी नहीं देगी। चेंचन बोली कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, और ये भी तो हो सकता है ना कि वो जिहान को लाइक करने लगी हो। अब ये बात सुनकर सूफेंग को याद आता है कि पिछले कई दिनों से फंजिंग उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, तो हो सकता है कि ये बात सच हो। इसके बाद वो कहता है कि फंजिंग कभी भी फैमिली डिनर में नहीं गई। कल शाम को जब जिहान घर से चला जाए तो मैं उसे मिलने के लिए जाऊंगा। चेंचन को भी उसका ये आइडिया पसंद आया, लेकिन वो दोनों मिलकर कुछ और भी प्लानिंग करते हैं, और वो क्या है ये तो हमें बाद में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन में फंजिंग फैमिली डिनर पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि मुझे अच्छे से बिहेव करना होगा ताकि सबको यही लगे कि मैं और जिहान एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इसके बाद वो जिहान को भी आकर दिखाती है कि हस्बैंड मैं कैसी लग रही हूँ। वो बोला कि तुमने इतनी रिवेलिंग ड्रेस क्यों पहन रखी है, जाकर कुछ और पहनो। लेकिन फंजिंग कहने लगी कि मैं पहली बार फैमिली डिनर में जा रही हूँ तो मुझे प्यारा तो दिखना चाहिए, और
वैसे भी मेरे कॉलर बोन इतने अच्छे हैं तो इसे भी एक्सपोज होना ही चाहिए। इधर जिहान अभी भी जिद कर रहा था कि तुम खुद जाकर बदलती हो या फिर मैं तुम्हारे कपड़े बदलूं। इवन के उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने के लिए उसकी ड्रेस को अनजिप कर रहा होता है, लेकिन फंजिंग उसे टीज करने लगी। वो कहती है कि अगर तुम रोमांस के मूड में हो तो हम वैसे भी रोमांस कर सकते हैं, आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये कहते हुए वो उसे बेड तक ले आई, जबकि जिहान कहने लगा कि तुमने जानबूझकर ऐसी ड्रेसिंग की है ना, क्योंकि वहाँ पर सू फेंग भी होगा और तुम उसे दिखाना चाहती हो। जिस पर फंजिंग बोली कि उस कमबैक को कौन दिखाना चाहता है, मैंने तो ये ड्रेसिंग अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए की है। किसी हद तक तो जिहान भी पिघल चुका था। इससे पहले कि वो उसे किस करता, दूसरी तरफ डोर पर नॉक हुआ। याना कह रही थी कि मॉम डैड आप दोनों ने दरवाजा क्यों बंद कर लिया है, क्या आप दोनों मुझसे छुप कर अंदर कुछ खा रहे हैं। जो सुनकर यहाँ ये दोनों ही हंसने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों फैमिली डिनर में पहुंच जाए थे। सू फेंग तो फंजिंग को देखकर कहने लगा कि फंजिंग यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी सब लोग भी फंजिंग को देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये तो कभी भी पब्लिक में नजर नहीं आई। हमें तो लगा था कि शायद मिसेस जिहान अगली होगी, इसलिए तो उसके साथ पार्टीज में नहीं जाती, लेकिन ये तो कितनी प्यारी है। इधर जिहान अपनी वाइफ को समझा रहा था कि देखो प्लीज कुछ भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि दिल ही दिल में तो अभी भी उसे थोड़ा सा शक होता ही है कि आखिर फंजिंग अचानक से इतनी कैसे बदल गई। यहाँ एक लेडी भी आगे आते हुए बोली कि फंजिंग किसी ने तुम्हारे बारे में कहा था कि तुम अगली हो, इसलिए किसी के सामने नहीं आती, पर शायद उसने इसलिए कहा हो क्योंकि तुमसे जेलस होती है। दूसरी तरफ से चेंचन बोली कि इस तरह के रूमर्स पूरी तरह से तो झूठ नहीं हो सकते, और क्या पता इसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली हो, क्योंकि आजकल जमाना भी कितना एडवांस हो गया है। इस पर फंजिंग बोली कि इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम प्लास्टिक सर्जरी की बहुत अच्छी मिसाल हो। उधर चेंचन को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ उसके सामने सू फेंग आ जाता है, जो कि इससे बात करना चाह रहा था, लेकिन फंजिंग ने उसे अपने सामने से हटने के लिए कहा कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। इधर चेंचन ने जानबूझकर उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दी और फिर कहने लगी कि माफ करना मेरी प्यारी बहन, ये तो गलती से हो गया। फंजिंग को उस पर गुस्सा तो काफी ज्यादा आया और उसके पास अच्छा चांस भी था उससे बदला लेने का, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो फैमिली डिनर को खराब नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ जिहान ने भी ये सारा सीन देख लिया था। वो फंजिंग का हाथ पकड़कर चेंचन के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है, क्योंकि उसने फंजिंग को मेस क्रिएट करने से मना किया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी आकर उसकी वाइफ को बुली करे। इवन के याना ने भी उसे केक दे मारा, ये कहते हुए कि यू बैड आंटी, आप मेरी मामा को बुली कर रही हो। दूसरी तरफ से चेंचन की मॉम आ जाती है, जो पूछने लगी कि ये सब किसने किया, तो वो बोली कि ये इस फंजिंग ने किया है। स्टेप मॉम ने भी उसे डांटना शुरू कर दिया कि पब्लिक में इस तरह की हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। इवन के उसे थप्पड़ मारने वाली थी, जो कि जिहान ने रोक दिया। स्टेप मॉम बोली कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, जिस पर जिहान कहने लगा कि आपकी बेटी अब मेरी वाइफ बन चुकी है, इसलिए आप उसे कुछ भी नहीं कह सकती। जिसके बाद मॉम गुस्से में चेंचन को वहाँ से ले जाती है, जबकि इधर फंजिंग को काफी अच्छा लगा कि जिहान ने उसका साथ दिया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। बाकी के एपिसोड्स भी मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाकर एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ चेंचन को उसकी मॉम वापस ले आई थी। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो मॉम कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस फंजिंग से तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। इसके बाद मॉम ने सू फेंग को कॉल की और उसे बताया कि मीडिया को जल्दी से यहाँ पर बुला लो, उन्हें ये कहो कि जिहान की वाइफ उसे चीट कर रही है। अब चीट कैसे कर रही है, ये वाला सारा प्लान भी मॉम ने पहले से ही बना लिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फंजिंग को दिखाया गया, जो कि होटल पहुँच आई थी। दिल ही दिल में वो यही सोच रही थी कि मेरी पिछली लाइफ में भी चेंचन ने मुझे होटल बुलाया था मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए, तो यकीनन इस बार भी उसके इरादे कुछ ऐसे ही होंगे। वो भी ये सोच ही रही होती है कि अचानक से चेंचन उसके पीछे आ गई और उसे धक्का देकर रूम में लाने वाली थी,
लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। फंजिंग ने उल्टा उसे ही धक्का दे दिया। रूम में कोई और नहीं बल्कि सुफेंग होता है। फंजिंग को अब पता चला कि ये दोनों क्या प्लान कर रहे थे। आवाज देते हुए कहने लगी कि दोनों ही साथ में एंजॉय करना। तब तक दूसरी तरफ से जिहान पहुंच आया था, जो पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस रूम में कौन है। फंजिंग ने बताया कि कौन हो सकता है सिवाय चेंचन और सुफेंग के। जो सुनकर जिहान बोला कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि सुफेंग और तुम्हारी सिस्टर चेंचन दोनों एक साथ में हैं? अगर तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ बदल सकती हो। फंजिंग भी उसे कैसे यकीन दिलाए कि मैं सच में बदल चुकी हूँ। दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या ये ऐसी बातें करके मुझे टेस्ट कर रहा है। उससे कहने लगी कि नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि जो जाल इन दोनों ने मेरे लिए बिछाया था उसमें ये दोनों खुद ही फंस जाए। तभी इन दोनों को कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी और जल्दी से भागकर एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं। यहाँ फंजिंग उसे अच्छे से समझाने लगी कि देखो, अब मुझे टेस्ट करना बंद भी करो। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सारी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जबकि जिहान बोला, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी कौन सी बात का यकीन करूँ, पता नहीं तुम्हारे कौन से लफ्ज सच्चे हैं और कौन से झूठे। फंजिंग बोले कि इस वक्त मैं जो भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। जो सुनकर जिहान भी उसे किस करने लगा। फाइनली उसे अपनी वाइफ की बातों का यकीन तो आया। इन दोनों का ये रोमांटिक सा सीन अभी चल ही रहा होता है कि दूसरी तरफ से सर्वेंट डोर ओपन करके अंदर आ गई। इन दोनों को देखकर जल्दी से सॉरी करते हुए बाहर चली गई और खुद से ही कहने लगी कि ये यंग कपल भी ना अगर रोमांस ही करना है तो किसी रूम में जाए, भला स्टोर रूम में कौन रोमांस करता है। उनकी ये बात इधर इन दोनों ने भी सुन ली थी और इन्हें खुद पर ही हंसी आने लगी। दूसरी तरफ चेंचन अपने ही जाल में फंस जाती है और सुफेंग को बुरा भला सुनाने लगी। तुम्हें मुझ में और उस फंजिंग में कोई फर्क नजर नहीं आता। जबकि सुफेंग कहने लगा कि जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनो, क्योंकि अगर किसी और ने देख लिया तो इसमें गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी होगी। कुछ ही देर में यहाँ मीडिया रिपोर्टर्स भी पहुँच आए थे। जिस तरह के मॉम ने अरेंजमेंट की थी और उनको तो यही लग रहा था कि उन्हें जिहान की वाइफ के बारे में एक बड़ी खबर मिलने वाली है। लेकिन जब यहाँ आकर सुफेंग और चेंचन को साथ में देखा तो कहने लगे कि अच्छा, तो तुम दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है, हमें तो कुछ और ही खबर मिली थी। चेंचन भी अपनी सफाई देने लगी कि जो तुम लोग देख रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कोई बेवकूफ तो नहीं था जो देखकर भी उस पर यकीन ना करता। दूसरी तरफ से फंजिंग और जिहान भी पहुंच आए थे। फंजिंग कहने लगी कि मेरी सिस्टर ऐसा कुछ करेगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने मुझे कितना डिसअपॉइंट कर दिया है। खैर, अब जब ये सब कुछ हो ही गया है तो मेरे ख्याल से तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को ही तुम्हारे लिए डिसीजन लेना होगा। जिहान ने भी उन रिपोर्टर से इस वीडियो का क्लिप ले लिया था और सुफेंग से कहने लगा कि मैं इसे अपने डैड को दिखाऊंगा, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारे लिए क्या डिसीजन लेता है। फंजिंग भी ये कहते हुए जाने लगी कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। जबकि ये दोनों कहने लगे कि नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करनी। सुफेंग बाहर आकर फंजिंग को यकीन दिला रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस पर वो कहने लगी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम दोनों गधे एक दूसरे को डिजर्व करते हो। अब तो सुफेंग अपने अंकल जिहान को ही बातें सुनाने लगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही हमारा रिलेशनशिप खराब कर दिया क्योंकि तुम जेलस हो रहे थे कि फंजिंग मुझे प्यार करती है। इधर फंजिंग ने उसे चपेट मार दिया कि अपनी बकवास बंद रखो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ और अब तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ। जिसके बाद वो जिहान का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। नेक्स्ट सीन में फंजिंग ने अपना रूम कैंडल से सजा दिया था। जिहान भी देखकर पूछने लगा कि ये क्या कर रही हो, जिस पर वो बोली कि हमने उन दोनों स्कमबैग को अपने रास्ते से हटा दिया है तो हमें भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। यहाँ जिहान उससे एक आखिरी बार दोबारा पूछ लेता है कि क्या सच में तुम्हें सुफेंग की कोई फिक्र नहीं, जिस पर फंजिंग कहने लगी कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ। माना कि पहले मैं बहुत स्टूपिड थी और बहुत सारी इस तरह की हरकतें की जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ। मुझे तो हमेशा ये तक लगता रहा कि मेरी जान भी सुफेंग ने बचाई। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ फंजिंग स्विमिंग पूल में गिर गई थी और उसे साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ फंजिंग एक बार स्विमिंग पूल में गिर गई थी। उसे रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन जब उसे होश आया तो उसके सामने सुफेंग होता है। प्रेजेंट में वो जिहान से ये कहते हुए जाने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इतनी जल्दी मुझे एक्सेप्ट करना आसान नहीं। जबकि जिहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया क्योंकि वो तो पहले से ही उसे एक्सेप्ट कर चुका। इसके बाद बेड पर लेटे हुए फंजिंग उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम मुझसे कब तक छुपाओगे कि मेरी जान सुफेंग ने नहीं बल्कि तुमने बचाई थी। वो बोला कि तुमने कभी मुझे बताने का मौका भी तो नहीं दिया। हम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आऊंगा। इसके बाद मैंने तुमसे शादी की किसी को ये बताए बगैर कि तुम मुझे लाइक नहीं करती। इस दौरान अगर मैं तुम्हें ये बताता तो तुम्हें तो ऐसा ही लगता ना कि मैं तुम्हें अपनी काइंडनेस के बारे में बताकर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूँ। खैर जो भी हुआ, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें दिल से चाहा है और अभी भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा
हमेशा मेरे पास रहो। इधर फंजिंग कहने लगी कि अपने कहे हुए अल्फाज याद रखना और मुझसे बिल्कुल भी दूर मत जाना, जिसके बाद फंजिंग उसे किस करने लगी। दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की और नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। जिहान उसके लिए नाश्ता बनाकर उसे उठाने के लिए आता है कि उठो भी, तुम्हें नाश्ता नहीं करना क्या, जबकि फंजिंग उसे देखकर कहने लगी कि नहीं, मुझे तुम्हें बाइट करना है। यहाँ ये दोनों तो रोमांटिक मूड में थे, जबकि दूसरी तरफ से याना इनको देखते हुए कहने लगी कि डैड आप फिर से मेरी मॉम को बुली कर रहे हैं। फंजिंग बोली कि नहीं बेटा, आपके डैड तो मेरे साथ मजाक कर रहे थे, जिसके बाद तीनों ही साथ में हंसी खुशी मस्ती करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फंजिंग जिहान के कंप्यूटर को देखकर सोच रही थी कि वो चंचन भी कितनी स्टूपिड है ना, उसे तो पता तक नहीं चला कि मैंने उसे यूएसबी में वायरस भर कर दिए थे। खैर अब मुझे जल्द से जल्द उसे जिहान के सामने एक्सपोज करना होगा। हस्बैंड मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। इसके बाद वो अपना हुलिया बदलकर कंपनी पहुँच आई थी और रिसेप्शन पर बताया कि मेरा नाम एक्स है, मैं यहाँ मिस चंचन से मिलने के लिए आया हूँ। तब तक पीछे से जिहान भी पहुँच आया और पूछने लगा कि तुम कौन हो और चंचन से क्यों मिलना चाहते हो। पहली नजर में तो उसने फंजिंग को नहीं पहचाना, लेकिन जब उसकी ग्लासेस उतारी तो उसे पहचान जाता है। दूसरी तरफ से चंचन भी पहुँच आई। जिहान पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम किसी फेमस हैकर का वेट कर रही थी क्या। फंजिंग भी आगे आकर अपनी कैप उतार देती है और कहने लगी कि मैं ही तो वो फेमस हैकर हूँ। हस्बैंड अब तो तुमने इसका असल चेहरा देख लिया है ना। जिसके बाद जिहान ने भी सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दिया इसे उठाकर बाहर फेंकने के लिए। गार्ड्स भी ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसे उठाकर बाहर ले आए, जबकि चंचन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सुफेंग को कॉल करके ये सारी बात बता देती है और ये भी कि अब ये फंजिंग हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाली, हम दोनों को मिलकर कोई और रास्ता सोचना होगा ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। इधर जिहान फंजिंग को उठाकर अपने ऑफिस में ले आया था। कहने लगा कि कंपनी तो तुम अकेले आई थी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अकेले वापस जाने भी दूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों घर पहुंच आए थे और दोनों ही काफी रोमांटिक मूड में होते हैं। फंजिंग बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे उसका हस्बैंड वापस मिल गया। जिहान को भी इसी बात की खुशी होती है। तभी जिहान के फोन पर कॉल आई जो कि उसके डैड की होती है। कॉल कटने के बाद उसने फंजिंग को बताया कि डैड चाइना वापस आ गए और कुछ ही टाइम में वो हमसे मिलने आने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में डैड वापस आ गए थे और इधर ये तीनों खड़े उनका वेलकम करते हैं। जिहान पूछने लगा कि डैड आप तो बहुत अचानक से वापस आ गए हैं, जिस पर डैड बोले कि मुझे कंपनी की फिक्र हो रही थी, सोचा जरा वापस जाकर देखो कि तुम लोगों ने कंपनी का क्या हासिल कर दिया होगा। फंजिंग बोली कि डैड आपने बहुत अच्छा किया जो वापस आ गए। याना भी जल्दी से आगे आकर ग्रैंडपा से पूछने लगी कि ग्रैंडपा आपकी दाढ़ी क्यों नहीं है, जिस पर वो हंसते हुए बोले कि तुम्हें दाढ़ी वाले ग्रैंडपा चाहिए क्या। जिसके बाद उसे उठाते हुए अंदर ले जाने लगे। फंजिंग तो उसे नीचे उतरने के लिए कहती है कि ग्रैंडपा थक गए होंगे, लेकिन वो बोले कि नहीं मैं अपनी बेटी को तो उठा ही सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा याना के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे कि दूसरी तरफ से सुफेंग और चंचन भी आ गए। यहाँ सुफेंग ने बताया कि ग्रैंडपा ये मेरी गर्लफ्रेंड चंचन है। ग्रैंडपा ने न्यूज में उनकी वो वीडियो देख ली थी और इसलिए उन पर गुस्सा करने लगे कि तुम दोनों ने तो मेरी नाक कटवा दी है, मैं तुम दोनों की शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होऊंगा। ये सुनकर इधर ये दोनों तो ग्रैंडपा की मिन्नतें करने लगे कि प्लीज हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दे, लेकिन हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये दोनों जब ग्रैंडपा को अपने प्यार का यकीन दिला रहे थे तो दूसरी तरफ से फंजिंग और जिहान ने भी सुन लिया। फंजिंग बोली कि तुम्हें क्या लगता है ये दोनों सच कह रहे हैं। वो बोला कि बिल्कुल भी नहीं, यकीनन कोई नया खेल खेल रहे होंगे। ये बोली कि हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे भी इनसे डर नहीं लगता। आखिरकार ग्रैंडपा भी उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन उन दोनों की शादी का दिखाया गया, जहाँ जिहान और फंजिंग भी पहुंचकर इन दोनों को कांग्रेचुलेशंस करते हैं, लेकिन इसके अलावा इन दोनों को मुंह लगाए बगैर दोनों खाना खाने के लिए चले गए। इधर सुफेंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद फंजिंग वॉशरूम गई थी। जब वो बाहर आई तो इधर सुफेंग खड़ा उसका वेट कर रहा था। उसे रोकते हुए कहने लगा कि अच्छा तो अब तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। अगर मैंने अपने अंकल जिहान को हमारे बीच में वो चैटिंग दिखाई जब तुम कंपनी के सीक्रेट्स को लीक करने में मेरी हेल्प कर रही थी, तो यकीनन वो तुमसे नफरत करने लगेगा। फंजिंग बोली कि अच्छा तो फिर उसे सेंड करके देख लो। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि मेरा हस्बैंड तुम्हारी एक भी बात का यकीन नहीं करेगा। और फिर उसे हिल चुबाते हुए वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में फंजिंग और जिहान दोनों ही सबके सामने एक हैप्पी कपल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। इसी दौरान जिहान को किसी क्लाइंट ने बुला लिया और उसके जाने के बाद सर्वेंट फंजिंग से कहने लगा कि मैडम आपने याना को कहीं देखा है क्या? अचानक से वो कहीं गायब हो गई है, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। फंजिंग को भी उस बारे में कुछ पता नहीं होता और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के साथ। अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और फिर बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ फंजिंग याना के बारे में परेशान हो रही थी। तभी सुफेंग ने उसे कुछ पिक्चर सेंड की जिससे उसको पता चला कि याना तो उसके पास है। फौरन से उसे लेने के लिए टेरेस पर जाने लगती है। इधर जिहान ने भी उसे जल्दी जल्दी में जाते हुए देख लिया और फिर उसके पीछे जाने लगा, लेकिन उधर सीढ़ियों में ही चेंचन ने फंजिंग को रोक लिया, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से हम तुम्हारी बेटी को तुम्हारे हवाले करेंगे। उसे पुश करके पीछे गिरा देती है। लकीली उसके पीछे जिहान पहुंच आया था। धक्का तो दोनों को लग जाता है, लेकिन फंजिंग को इतनी चोट नहीं लगी जितने की जिहान को। उसका ये बहता हुआ खून देखकर फंजिंग अपनी बेटी के बारे में तो भूल ही जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया जहाँ अभी तक भी जिहान को होश नहीं आया था। फंजिंग उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज हस्बैंड उठ जाओ, मुझे डराओ मत, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब तक दूसरी तरफ से चेंचन आ जाती है, जिसे देखकर फंजिंग गुस्से में बोली कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो कहने लगी कि एक तो तुमने जिहान को नुकसान पहुँचाया और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फंजिंग बोली कि झूठ मत बोलो, हम दोनों को नुकसान पहुँचाने वाली तुम ही थी। लेकिन उसके पास इस बात का सबूत तो नहीं था। इधर चेंचन ने गार्ड्स को कहकर फंजिंग को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा, जिस पर गार्ड्स भी उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इधर चेंचन जिहान के करीब आते हुए सोच रही थी कि जैसा मैं चाहती थी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। नेक्स्ट सीन में याना को ग्रैंडपा के पास दिखाया गया, जो कि अपनी मम्मी के पास जाना चाह रही थी। फंजिंग को देखकर वो फौरन से उसके पास भाग आती है और फंजिंग बोली कि डैड, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, भला मैं अपने हस्बैंड को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी। जिस पर डैड बोले कि तुमने उसे अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट किया ही कब है, क्या हम नहीं जानते कि तुम तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। पीछे से सुफेंग आते हुए बोला कि हाँ, तुम्हें याद नहीं कि जब तुम मेरे अंकल से डाइवोर्स लेकर मुझसे शादी करना चाहती थी। फंजिंग बोली कि तुम ही तो याना को अपने साथ ले जाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। जिस पर सुफेंग कहने लगा कि झूठ क्यों बोल रही हो, मैं तो बस याना के साथ खेल रहा था। चेंचन भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगी कि डैड, ये तो बचपन से ही ऐसी है, मैं तो इसके रग रग से वाकिफ हूँ, ये कभी भी जिहान को अपना हस्बैंड नहीं कहेगी। उन लोगों की बातें सुनकर ग्रैंडपा ने भी सर्वेंट को ऑर्डर दिया फंजिंग को यहाँ से बाहर निकालने का। जिस पर फंजिंग बोली कि अगर मैं इस घर से जाऊंगी तो मैं अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, जबकि ग्रैंडपा ने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी। उधर सर्वेंट भी ना चाहते हुए उसे बाहर निकाल तो देता है, क्योंकि वो फंजिंग को अच्छे से जान चुका था और ग्रैंडपा का ऑर्डर मानना भी जरूरी है। लेकिन धीरे से अपने कपड़ों में लिपटी हुई एक चिट्ठी को देखने के लिए कहा। फंजिंग भी फौरन से उस चिट्ठी को ढूंढने लगी, जिसमें सर्वेंट ने उसे कहा था कि मैडम जी आप शाम को आ जाना तो मैं किसी भी तरह याना बीबी को आपके हवाले कर दूंगा। नेक्स्ट सीन शाम का ही दिखाया गया, जहां ग्रैंडपा याना को बेड टाइम की स्टोरी सुना रहे थे, लेकिन स्टोरी सुनाते सुनाते वो खुद ही सो जाते हैं। अब ये सर्वेंट के पास अच्छा मौका था, उन्होंने याना को हाथ का इशारा किया और फिर जल्दी जल्दी से बाहर ही खड़ी फंजिंग के पास ले आता है। साथ ही कुछ पैसे भी पकड़ाए ताकि कुछ दिनों के लिए ये दोनों जहाँ पर भी रहे अच्छे से रह सके। नेक्स्ट सीन में फंजिंग सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देख रही थी। सुफेंग और चेंचन को जिहान के पास देखकर वो सोचने लगी कि ये दोनों जरूर जिहान को नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे उसे बचाना होगा। मगर याना को भी अकेले नहीं छोड़ सकती। उसे पूछने लगी कि याना बेटा तुम्हें डैडी चाहिए ना। याना बोली कि हाँ मुझे डैडी के पास जाना है। तो इधर फंजिंग कहने लगी कि चलो फिर उनको लेने चले। नेक्स्ट सीन में चेंचन और सुफेंग जिहान के रूम से बाहर आते हुए गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किसी को भी अंदर जाने मत देना सिवाय हॉस्पिटल के स्टाफ के। जबकि दूसरी तरफ से फंजिंग नर्स के हुलिया में आई थी। याना को भी ट्रॉली के अंदर छुपा रखा था और इस तरह से उसे जिहान के रूम के अंदर जाने में कोई भी मुश्किल नहीं होती। डैडी को देखकर तो याना बहुत ज्यादा खुश हो गई, जबकि फंजिंग उसकी एक्साइटमेंट को कंट्रोल में करते हुए कहने लगी कि डैडी बीमार है ना, उनको चोट लग जाएगी। जबकि याना पूछती है कि डैडी उठ क्यों नहीं रहे हैं, ना ही मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने मूवीज में देखा था कि जब प्रिंसेस प्रिंस को किस करे तो प्रिंस को जाग आ जाती है, प्लीज आप भी डैडी को किस करे ना। फंजिंग के लिए उसकी ये बात बहुत ही इलॉजिकल थी, लेकिन फिर भी उसकी बात को मानते हुए उसने जिहान को किस कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने जिहान को किस किया, इधर जिहान को भी जाग आ जाती है। ये दोनों तो उसे होश में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जिहान बोला कि तुम दोनों कौन हो। तब तक दूसरी तरफ से चेंचन भी पहुंच आई। उसे भी जिहान यही कहता है कि ये दोनों कौन है, मैं नहीं जानता। चेंचन बोली कि सुना मास्टर जिहान तुम्हें नहीं जानते, इसलिए जाओ यहाँ से। गार्ड जबरदस्ती उसे बाहर ले जा रहे
थे, जबकि वो चिल्लाते हुए जिहान को याद दिला रही थी कि हम दोनों की शादी हुई है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। बाहर लाकर चंचन उसे कह रही थी कि सुना तुमने, जिहान तो तुम्हें पहचान तक नहीं रहा, अब अपने किस्मत के फैसले को एक्सेप्ट करो और उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि उसकी असल हीरोइन तो मैं ही हूँ और सिर्फ मैं ही प्रेसिडेंट की वाइफ बनूंगी। जिसके बाद गार्ड जबरदस्ती फंजिंग को वहाँ से ले गए। नेक्स्ट सीन में फंजिंग कॉल करके उसी सर्वेंट की हेल्प लेती है, वो भी चोरी छुपे उसे घर के अंदर इंटर कर देता है। दूसरी तरफ याना अपनी आंटी चंचन को बुली कर रही थी कि यू बैड आंटी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये वाला सारा सीन देखकर तो फंजिंग को भी उस पर हंसी आने लगी। खैर वो चुपके छुपाते हुए जिहान के रूम में पहुंच आई और उसे पूछने लगी कि हस्बैंड, क्या तुमने अपनी मेमोरी खो दी है? तुम सच में मुझे नहीं पहचान पा रहे? वो भी डायरेक्टली कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। कल तुमने नर्स वाली ड्रेसिंग कर रखी थी और आज तुम मेड बन गई हो। ऐसा लग रहा है कि मुझे सेड्यूस करने के लिए तुम काफी पैसे खर्च कर रही हो। पहले तो फंजिंग को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन पेशेंट के साथ क्या गुस्सा करना। वो कहने लगी कि तुम्हें सेड्यूस कौन कर रहा है? मैं हूँ ही इतनी केपेबल के नर्स भी बन सकती हूँ और मेड भी। जबकि जिहान कहने लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर प्रूफ करके दिखाओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फंजिंग उसे बॉडी मसाज दे रही होती है और पूछने लगी कि हस्बैंड, क्या अब तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो? इसी दौरान मौका ढूंढकर फंजिंग दोबारा उसे बताने लगी कि मैं कोई मेड नहीं हूँ, क्या मैं सच में तुम्हें याद नहीं? पर जिस तरह से जिहान भी उसे खुद से फ्री होने दे रहा था, ऐसा लगता है कि वो भी मेमोरी खो जाने का नाटक कर रहा है, लेकिन क्यों, ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। इसी दौरान याना भी रूम में इंटर हो जाती है अपने बाबा को आवाजें लगाते हुए। उसके पीछे चंचन भी पहुंच आई और जब उसने यहाँ फंजिंग को देखा तो गुस्से में अपने गार्ड्स को उसे उठाकर बाहर फेंकने के लिए कहती है कि तुम यहाँ फिर से आ गई हो। इधर याना बोली कि डैड प्लीज मम्मी को बचा लो। गार्ड्स तो उसे पकड़कर बाहर ले जा ही रहे होते हैं, पर जिहान ने मना कर दिया कि छोड़ दो इसे। इधर चंचन बोली कि मास्टर जिहान, ये सिर्फ तुम्हें सेड्यूस करना चाह रही है। और जिहान बोला कि कोई बात नहीं, अगर ये मुझे सेड्यूस भी करना चाह रही है तो ये अपने मकसद में कामयाब हो चुकी। अब इसे छोड़ो और तुम सब मेरे रूम से बाहर चले जाओ। उन सब के बाहर जाने के बाद इधर फंजिंग तो खुश हो गई। उसे पूछने लगी कि हस्बैंड, क्या तुमने मुझे पहचान लिया है? जिस पर वो बोला कि मुझे तो बस तुम्हारी सर्विस पसंद आई, इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरी मेड बनकर रहो। फिलहाल तो फंजिंग के लिए इतना भी काफी था। नेक्स्ट सीन में तीनों तैयार होकर जरा बाहर की हवा लेने के लिए जा रहे थे। अब फंजिंग भी जिहान को मास्टर कहकर पुकारती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा ने जब फंजिंग को जिहान के पास देखा तो गुस्सा हो गए कि तुम यहाँ कैसे और तुम्हें हमारे घर के अंदर आने की इजाजत किसने दी? जिहान बोला कि डैड, इसे मैंने ही रुकने के लिए कहा है, प्लीज इसे घर से मत निकालो। जिस पर डैड उसे समझाने लगे कि बेटा ये लड़की तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है, लेकिन वो अभी भी जिद कर रहा था कि मैं फील कर सकता हूँ ये लड़की मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। याना भी अपने ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मम्मी को बाहर मत निकालें। इधर जिहान की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, जो देखकर ग्रैंडपा बोले कि ठीक है, अगर तुम दोनों चाहते हो तो फिर मैं भी इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकालता। नेक्स्ट सीन में फंजिंग याना को फोनिक्स पढ़ा रही थी, ये कहते हुए कि अगर तुम जल्दी जल्दी से सीख जाओगी तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगी। दूसरी तरफ से जिहान भी आकर उनके पास बैठ गया। याना को अपने लैब पर बिठाकर फंजिंग से कहने लगा कि मैंने भी फोनिक्स सीख लिए हैं, अब मुझे भी रिवार्ड चाहिए। वो बोली कि तुम छोटे थोड़ी ना हो, लेकिन जिहान कहता है कि मेरी मेमोरी खो गई है तो मुझे सब कुछ दोबारा से सीखना होगा ना। इधर याना बोली कि मॉम जल्दी जल्दी से डैड को रिवार्ड देना। रिवार्ड में वो उसे किस कर देती है। दूसरी तरफ से याना को सर्वेंट ने अपने पास बुला लिया। फंजिंग भी वहाँ से जाने ही लगी थी, मगर जिहान उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा देता है, ये कहकर कि मैं और भी सीखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में सुफेंग जिहान से एक डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए लेकर आया था, पर ये माँ बेटी दोनों उसे साइन करने नहीं देती, ये कहकर कि जिहान तुम्हारे लिए कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगा, क्योंकि वो जिहान के मेमोरी लॉस का फायदा उठाकर उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इधर जिहान ने भी उसे यहाँ से भगा दिया और अपनी वाइफ से कहने लगा कि तुम दोनों तो किसी पर भी अटैक कर सकती हो, लेकिन मुझ पर तो नहीं करोगे ना, मैं तो एमीजिया का पेशेंट हूँ। फंजिंग उसके पीछे भागते हुए कहने लगी कि रुको जरा, तुम्हें अभी बताती हूँ, तुम एमीजिया के पेशेंट हो। नेक्स्ट सीन में सुफेंग और चंचन मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि अगर ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते तो क्या हुआ, ये तीनों मिलकर एक साथ तो इस दुनिया से जा सकते हैं ना। इधर याना अपने बाबा को नींद से उठाने के लिए आती है और साथ ही उनसे पूछने लगी कि डैडी क्या आपको याद है कि मैं कौन हूँ? वो बोले कि हाँ क्यों नहीं, भला मैं इस छोटी सी प्रिंसेस को कैसे भूल सकता हूँ। फंजिंग भी उसे मास्टर कहकर उठने के लिए कहती है कि आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, जबकि याना कह रही थी कि डैड आपको अपना किया हुआ प्रॉमिस याद है ना कि आज आप हमें आउटिंग पर लेकर जाने वाले थे। जिहान बोला कि मैं अपनी प्रिंसेस से किया हुआ वादा कैसे भूल सकता
हूँ, पर उससे पहले जल्दी जल्दी से अपने डैडी को एक चुम्मी दो। नेक्स्ट सीन में ये तीनों ही तैयार होकर आउटिंग पर जाने वाले थे, जबकि इनको जाते हुए इधर चेंचन और सुफेंग भी देख रहे होते हैं। उन लोगों के चले जाने के बाद इधर सुफेंग ने किसी को कॉल किया और उसे कह रहा था कि जैसा हमने प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ ना हो। कुछ देर के बाद दोबारा से सुफेंग को कॉल आई कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। ये सुनकर तो वो दोनों खुश हो गए और फौरन से उस जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ जिहान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ होता है। वो दोनों तो देखकर खुश हो गए कि अब सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन जब गाड़ी का डोर ओपन किया तो हैरान हो गए कि ये तीनों कहाँ गए। पीछे से जिहान और फंजिंग आते हुए कहने लगे कि हम यहाँ हैं। जिहान बोला कि जिन किलर्स को तुम दोनों ने हायर किया था असल में वो हमारे हाथों बिक गए थे। सुफेंग कहने लगा कि इसका मतलब तुम कब से नाटक कर रहे थे। साथ ही वो जिहान को मारने की कोशिश करता है, जबकि उसने इसका हाथ खुद को टच होने तक नहीं दिया। इधर फंजिंग चेंचन से कहने लगी कि प्लान तो तुमने बहुत अच्छे से बना लिया था, अब जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाओ। फेंग बोला कि तुम दोनों के पास क्या सबूत है कि ये हमारी प्लानिंग थी। तब तक दूसरी तरफ से ग्रैंडपा पहुंच जाए, जो कह रहे थे कि मैं सब कुछ जान चुका हूं, तो किसी और को यकीन दिलाने की क्या जरूरत। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहां जिहान और फंजिंग दोनों ने ही ग्रैंडपा को वो वीडियो दिखा दी थी, जहां चेंचन ने फंजिंग को धक्का दिया था और ये भी कि वो दोनों हमें जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर आप खुद ही लाइव देख लेना। प्रेजेंट में ग्रैंडपा उन दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो यहाँ से बचकर निकल सके। नेक्स्ट सीन हमें जिहान और फंजिंग की हैप्पी लाइफ का दिखाया गया। वो दोनों ही अब अपनी बेटी के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं। जिहान को उसकी पसंद की लड़की मिल गई और फंजिंग को उसका लॉयल हस्बैंड मिल जाता है, जो कि वो हमेशा से चाहती थी। याना भी हमेशा अपने मॉम डैड को एक साथ देखना चाहती थी, उसकी भी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और इसी हैप्पी से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।